इस कहानी की शुरुआत में हमें 1968 के समय को दिखाया जाता है, जहां पल एरिस को सरप्राइज देने के लिए एक नए रेस्टोरेंट पर ले जाता है। एरिस ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ये रेस्टोरेंट जमीन से बहुत ऊपर होता है और उसकी फ्लोर कांच से बनी हुई होती है। लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तभी एरिस पल की पॉकेट में एक रोज लगाती है, जिसपे लगे कांटे के चुभने से उसके हाथ से खून निकल आता है। तभी एरिस को उल्टी आ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो पल के पास जाती है और पल उसे रेस्टोरेंट के टेरेस पर ले जाता है, जहाँ पल एरिस को प्रपोज करता है। एरिस खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पॉल भी बहुत खुश हो जाता है। वहाँ एरिस नोटिस करती है कि एक शरारती बच्चा एक कॉइन को ऊपर से नीचे फेंकता है, जो कॉइन नीचे ना गिरकर रेस्टोरेंट के वैक्यूम प्रेशर से उसके अंदर चला जाता है। वहाँ लोग डांस करने में बिजी थे। इतने में दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लगा था। वो कॉइन भी एसी डॉट के अंदर घूमने लगता है। तभी रेस्टोरेंट का फ्लोर अचानक से टूट गया। सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। पल अपने आप को बचाने के लिए कांच के एक टुकड़े को पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ जख्मी होने लगा और वो नीचे गिरकर मर जाता है। जबकि एरिस वहाँ बच जाती है। तभी तक वो कॉइन एसी डॉट के अंदर घूम रहा था। कॉइन वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है और गैस के पाइप से टकराकर लीकेज कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर किचन में आग लग जाती है। एरिस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुप जाती है। वो लिफ्ट के पास आई, जो लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो लिफ्ट के नीचे जा पाती, लिफ्ट के नीचे एक बंदा आकर क्रश हो जाता है। इसी वजह से लिफ्ट खराब हो जाता है और लिफ्ट के अंदर सभी लोग मारे जाते हैं। वो फिर से रेस्टोरेंट के ऊपर जाती है, जहाँ रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक तरफ लटक गया था, जिसके अंदर जाके लोग अपनी जान बचा रहे थे। बस एक पियानो ही इस पूरे हिस्से का बैलेंस बनाया हुआ था। तभी वो कॉइन पियानो के ऊपर आकर गिरता है, जिससे पियानो का बैलेंस बिगड़ जाता है और रेस्टोरेंट का दूसरा हिस्सा भी नीचे गिर जाता है। उसी तरह उसमें मौजूद सारे लोग भी मारे जाते हैं। पर एरिस को एक छोटा बच्चा मिल जाता है। वो उसे वहाँ से बचाकर निकलना चाहती थी, लेकिन उसके नीचे की जमीन भी टूट गई। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने रिंग को दो सरियों को बीच में फंसा लेती है, लेकिन उसकी हाथ छिलने लगती है। उसकी वजह से एरिस और वो बच्चा ऊपर से गिरकर मारे जाते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की क्लासरूम में सपना देखकर चीख रही होती है। दरअसल वो लड़की का नाम स्टेफनी है। प्रोफेसर के पूछने पर पता चलता है कि उसको ऐसे सपने बार बार आते हैं। रात में भी वही डरावना सपना देखकर वो उठ गई थी। तब उसकी रूममेट ने समझाया था, तुम्हें इस बारे में अपने फैमिली से बात करना चाहिए। वो अपने घर आते हैं और अपने डैड और भाई से मिलती है। वहाँ से वो अपने मामा के घर जाते हैं। स्टेफनी अपनी मामा से अपनी दादी के बारे में पूछती है, जिससे वो रोज सपने में देखती थी। दरअसल एरिस ही स्टेफनी की दादी थी। उसके अंकल अपनी माँ के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। उसे कहते हैं, तुम्हारे ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी है। हमें छोड़कर वो एक सुनसान जगह पर रहने लगी, जिसके बाद वो हमें कभी मिलने ही नहीं आई। इसीलिए तुम्हारे मॉम की दिमागी हालत खराब हो गई। वो हमें छोड़कर चली गई। ये कहकर उसके अंकल वहाँ से चले जाते, लेकिन उसके आंटी ने उसकी मदद की और उसे एरिस के भेजे हुए लेटर्स और उसका एड्रेस दिया, जिसमें स्टेफनी को पल और एरिस की तस्वीर मिलती है, जिसे उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने खिंचवाई थी। ये देखकर स्टेफनी पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि ये सब उसने अपने सपने में देखा था। स्टेफनी एरिस से मिलने के लिए उस वीरानी सुनसान जगह पर जाती है, जहाँ पर एक घर तो था, लेकिन उस घर की हालत काफी खराब थी। एरिस स्टेफनी को देखकर खुश हो जाती है। वो स्टेफनी से उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टेफनी बताती है कि हमारी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तभी स्टेफनी एरिस को अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती है, मैंने आपको और ग्रैंडपा को एक रेस्टोरेंट के सामने देखा था और वो रेस्टोरेंट कुछ ही देर में तबाह हो जाता है और आप लोग मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब हर रोज आता है। तभी उसे एरिस कहती है, जो विजन तुम्हें आता है वो सभी विजन मुझे भी आते थे और उन्हीं विजन की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े हादसे से सबको बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वो कॉइन छीन लिया था और मैंने जाकर माइक से ये अलार्म भी कर दिया था कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही चले गए और इसी तरह सभी लोग मरने से बच गए। और उस दिन मैंने मौत को चकमा देकर सभी लोगों की जान बचा लिया था। लेकिन मौत ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। जो लोग उस हादसे से बच गए थे, मौत ने उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया और उनके साथ उनके बच्चों को भी खत्म कर दिया, क्योंकि अगर वो लोग उस हादसे में मारे जाते तो उनके बच्चे कभी पैदा ही नहीं होते। पल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मार दिया। तब मुझे अंदाजा हो गया कि अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छूट गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी माँ और उसके भाई और उसके बच्चों को, वहाँ तक कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई को भी मार दे। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होगा। तब स्टेफनी पूछती है, आखिर मुझे ये विजन क्यों आ रहे हैं? तो एरिस कहती है, क्योंकि मौत अब हमारे पीछे है। ये सुनकर स्टेफनी बुरी तरह से डर जाती है। एरिस ने उसे एक किताब दिया,
जिसमें हादसे में बचने वाली लोगों की मौत कैसे हुई थी, ये सब के बारे में जानकारी थी। स्टेफनी को ये बातें बकवास लगी। वो वहाँ से जाने लगी। एरिस जो सालों से उस केबिन से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर आकर स्टेफनी को वो किताब पकड़ा दी। एरिस ने कहा, मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी। स्टेफनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। अभी अचानक से एरिस की मुंह में एक लोहे का रॉड लगा और एरिस की तुरंत मौत हो गई। अब स्टेफनी को एरिस की बातों पर यकीन आने लगा था। 2 दिन बाद एरिस का फ्यूनरल था, जिसमें स्टेफनी की मॉम भी आई थी। स्टेफनी अपनी फैमिली को बचाने के लिए एरिस की दी हुई किताब पढ़ने लगी, जिसमें एरिस ने वो कॉइन भी छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से उसने उस दिन होने वाले हादसे को टाल दिया था। अभी उसे पता चलता है कि अगली मौत उसके मामा का होगा। स्टेफनी उन्हें बचाने के लिए उनके घर जाने लगती है, जहाँ स्टेफनी की पूरी फैमिली पार्टी कर रही थी। वहाँ पार्टी में दिखाया जाता है कि मौत का खेल शुरू हो चुका था। वहाँ पर एक ग्लास टूटा और कांच का टुकड़ा जाकर बर्फ के टुकड़ों में गिर गया। वो बर्फ का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के ग्लास में चला गया और उन्होंने ग्लास लेकर साइड पर रख दिया। साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बदल रही थी, जैसे सब कुछ किसी प्लान की तरह हो रहा था। अभी वो ग्लास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल की पाँव के अंदर घुस जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं गिर पड़ते हैं। अचानक एक औजार घास काटने वाली मशीन पर गिर जाता है, जिससे मशीन स्टार्ट हो जाता है और एकदम से स्टेफनी के अंकल के मुंह के ऊपर चढ़कर उनका मुंह पूरा क्रश कर देता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। उनकी इस भयानक मौत से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। स्टेफनी अब पूरी फैमिली को समझाती है इस तरह मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। अब अंकल के मरने के बाद उनके सबसे बड़े बेटे की मौत होने वाली है, मगर उन सबको स्टेफनी की बातों पर यकीन नहीं आया। उसके अंकल की बच्चों ने उससे नाराज होकर कहा, तुम हमारे डैड की मौत का मजाक बना रहे हो। लेकिन स्टेफनी की बातों पर सिर्फ उसकी माँ ने भरोसा किया। अब हमें अंकल की बड़े बेटे को अपने दुकान पर दिखाया जाता है। वो अपना काम खत्म करके दुकान बंद करता है और अपने हाथ पर अपने डैड की टैटू बनाता है। अभी ऊपर एक फैन ऑन हो जाता है, जिसके साथ एक मैग्नेटिक चेन लगा होता है। वो आकर उसकी नोज की रिंग के साथ फंस जाती है। फैन के चलते ही वो चैन भी घूमने लगा और लड़का भी घूमने लगा। नीचे बहुत सारा केरोसिन था, जिसमें उसकी लाइटर से आग लग गई। वो अपने आप को चैन से तो छुड़वा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। जैसे ही स्टेफनी को ये बात मालूम होती है कि उसकी दुकान पर आग लगी थी, वो उससे मिलने निकल जाती है, मगर वो अभी भी जिंदा था। ये देखकर स्टेफनी चौंक जाती है। स्टेफनी उसे एक बार फिर समझाती है और खतरों से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। तभी उसकी एक बहन वॉक पर जाती है, मगर रास्ते में एक बॉल उसके सर पे जाकर लगता है। वो एक कचरे के डिब्बे में गिर जाती है और गार्बेज ट्रक उसे अपने अंदर डाल देता है। उसे बचाने के लिए तीनों ट्रक के पीछे भागने लगते हैं। स्टेफनी उसे निकालने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है और उसके हाथ पकड़कर खींचने लगती है, मगर अंदर गार्बेज क्रश हो रहा था, जिससे वो लड़की ही क्रश हो जाती है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसकी मौत से सब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए। स्टेफनी को लगा उसके बड़े भाई के होते हुए उसकी बहन की मौत कैसे हुई। तभी स्टेफनी के आंटी ने बताया कि असल में वो लड़का स्टेफनी के अंकल का असल बेटा नहीं था, वो उसका सौतेला भाई था और उसका पहला बच्चा वो लड़की ही थी। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। अब सभी को स्टेफनी की बातों पर यकीन आने लगा। अब उसके अंकल का छोटा बेटा स्टेफनी को बोला, अब मरने की बारी मेरी है, क्या तुम मुझे बचने में मदद करोगी। स्टेफनी को ये याद आता है कि एरिस ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था, जो उस दिन रेस्टोरेंट में था। वो आज भी जिंदा है। स्टेफनी अपने फैमिली के साथ उससे मिलने जाती है। वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। स्टेफनी उसे जेडी के नाम से बुलाती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो एरिस का फैमिली का मेंबर है। जेडी बताता है कि वो भी उस दिन वही रेस्टोरेंट में था, मगर एरिस ने उसकी जान बचाई थी। तभी स्टेफनी उसे पूछती है कि क्या मौत को चकमा देने में किसी ने कामयाबी हासिल की। जेडी बताता है कि 2 आदमी मौत से बच निकले, मगर ये आसान नहीं था। मौत ने उन्हें पहले मारा, उसके बाद डॉक्टरों की मदद से किसी तरह उन्हें बचा लिया गया, फिर उनका पीछा मौत ने नहीं किया। स्टेफनी उसे कहती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें मौत से बचा लीजिए, मगर वो कहता है, नहीं, एक बार मैं बच चुका हूँ, इस बार नहीं, क्योंकि मुझे कैंसर है, मौत से हम भाग नहीं सकते। वहाँ पर जब ये सब लोग काफी ज्यादा दुखी थे, तभी उनके एक साथी को आइडिया आता है कि वो अपने भाई को जो मरने वाला है उसे पीनट्स खिलाएगा, क्योंकि उसे पीनट्स से एलर्जी है। इस तरह वो पीनट्स खा के मर सकता था, लेकिन उसका प्लान था कि जैसे ही वो मर जाएगा तो उसे फौरन एंटी एलर्जिक मेडिकल सर्विस देकर जिंदा कर लेगा और ऐसे ही वो मौत को चकमा दे देंगे। एरिक उसके लिए एक व्हीलचेयर लेने जाता है
मगर गलती से उससे एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है। एरिक व्हील चेयर लेके वापस आता है और उसे पीनट्स देता है। जैसे ही वो उसे खाता है तभी अचानक से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एरिक के हाथों में एक इनहेलर था जिसको लगाने से बॉबी 1 सेकंड में ठीक हो सकता था। बॉबी उसे मांग रहा था लेकिन एरिक कहता है नहीं, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, स्कैनिंग मशीन चालू है। इसके बारे में एरिक को पता नहीं था। मैग्नेटिक लेवल हाइपर हो गया था जिसकी वजह से व्हील चेयर के साथ एरिक भी स्कैनिंग मशीन से जाकर चिपक जाता है। बाहर जितने भी मेटल के सामान थे वो दरवाजे पर जाकर चिपक रहे थे। मशीन के प्रेशर से व्हील चेयर एरिक को चीरते हुए अंदर चला जाता है जिससे एरिक की मौत हो जाती है। एरिक तो मर चुका था लेकिन उसके हाथों में इनहेलर था। वो भी जैसे तैसे जाकर इनहेलर ले आता है और फिर उसे लगाकर वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसी वक्त एक नर्स आकर दरवाजा खोल देती है और एक स्प्रिंग जाकर बॉबी के सर पर लगता है और उसके सर फट जाता है जिसकी वजह से मौके पर ही बॉबी की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों भाई मारे जाते हैं। अब जो मामा का परिवार था वो खत्म हो चुका था। मामा के बाद अब उनकी बेटी और उनके बच्चों की बारी थी। मतलब कि पहले एलिना, फिर स्टेफनी और फिर चार्ली। दूसरी तरफ एलिना अपने बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ। वो स्टेफनी को कहती है कि मुझे उस घर में लेकर जाओ जहाँ एरिस ने खुद को बंद करके रखा था। इसके बाद चार्ली और स्टेफनी अपनी माँ को उस घर पे लेकर जाते हैं जहाँ एरिस ने खुद को बंद कर लिया था। जब गाड़ी से उतरने का टाइम होता है अब स्टेफनी सीट बेल्ट को खोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो फंस चुका था। वो अपनी माँ को कहती है कि आप घर के अंदर जाओ, अगर आप सही सलामत रहोगे तो हमें कुछ नहीं होगा। एलिना घर के अंदर जाने लगती है लेकिन उसी वक्त छोटी सी चिंगारी घर के अंदर जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से गाड़ी पलट जाती है और स्टेफनी डूबने लगती। इधर चार्ली एक लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पा रहा था। लेकिन उसी वक्त उसकी माँ आती है जो लकड़ी को उठाकर चार्ली को बाहर निकालने में उसकी हेल्प करती है। लेकिन इस बार एलिना बच नहीं पाती। उसके ऊपर एक बड़ा सा टावर गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया लेकिन अपनी बहन को बचा सकता था क्योंकि वो अभी भी पानी में डूब रही थी। स्टेफनी पानी में डूब के शायद मर चुकी थी लेकिन फिर भी चार्ली उसे बाहर निकाल लेता है और थोड़ी सी कोशिश करके उसे बचा लेता है। स्टेफनी की मौत होने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया है। अभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है आज चार्ली के लिए काफी अच्छा दिन है क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। चार्ली के पास एक इंसान आता है जो स्टेफनी से कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि चार्ली ने समय रहते तुम्हारी जान बचा ली। जिस पर स्टेफनी कहती है हाँ, इसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन टेक्निकली तुम्हारी जान नहीं गई थी, तुम बस थोड़े समय के लिए बेहोश हो गई थी। इसने तुम्हारी रुकी हुई सांसों को वापस फिर से शुरू करवा दिया और तुम्हारा दिल रुका हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी चार्ली ने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर स्टेफनी और चार्ली की होश उड़ जाती है क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि इन्होंने मौत को चकमा नहीं दिया है। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर के सीधा इनकी तरफ आता है जिसको देख के दोनों भाई बहन अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं और शायद इनकी जान बच भी जाती है। दोनों काफी खुश थे क्योंकि ट्रेन रुक चुकी थी। लेकिन तभी एक छोटा सा झटका लगता है और ट्रेन में रखी हुई बड़ी बड़ी लकड़ियां इनके ऊपर आकर गिर जाता है जिसकी वजह से दोनों की मौत हो जाती है। तो फाइनली इस तरीके से मौत ने उन दोनों को भी मार दिया। मतलब कि जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।